गजाधर बाबू ने कमरे में जमे सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख और कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं साहब। बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा साहब, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अघंतक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगूछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और खाली खाली लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिच्छू एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर ही काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की तो कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी भी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर ही रहे और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे कि पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत ही स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर उन्हें गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और ले लो और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वे थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर रसोई के द्वारा आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा जाती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह, उसी आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रह कर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था। उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती बसंती हंस हंस कर दूरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल और घूंघट का कोई होश ही न था। वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को भी होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा और फिर कहा, क्यों नरेंद्र, नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटा पिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, इसका हिस्सा बनते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित होकर चुप हो गए थे। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ को कोठरी की ओर देखा। अभी आती होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में
चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजादर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी चाय तो फीकी है। लाइए, चीनी और डाल दूं बाबूजी? बसंती बोली। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में ही उनकी पत्नी हाथ में अर्घ यानी कि जल का लोटा लिए निकली और कुछ अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में जल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ खड़ी हुई और फिर पत्नी ने आकर गजादर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ चले गए? गजादर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा और फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म करम कुछ नहीं है क्या? जा, सारे दिन चौके में ही घुसे रहो। और फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो एक बार फिर ऊंचे स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजादर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजादर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के ग्लास में ऊपर तक भरी हुई लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, लेकिन गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी की शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, जब देखो कभी ये करो कभी वो करो। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ नहीं हिलाता, ना ही कोई हाथ बटाता। बहू क्या किया करती है? गजादर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। कौन सुनता है मेरी? गजादर बाबू ने होश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजादर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, मुझे पढ़ना भी तो होता है। गजादर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उनके शरीर में अब वो ताकत, वो शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों साथ मिलकर काम में हाथ बटाओ। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, इसका पढ़ाई में जी नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उसके घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करती हूँ तो बिल्कुल नहीं सुनती है। नाश्ता करके गजादर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजादर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजादर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजादर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगे थे। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो कि आती और थोड़ी देर रुककर किसी लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब उनका प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और आचारों के मर्तबान, दाल, चावल, घी के कनस्तर, बाकी कनस्तर से घिरा था, तो दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी हुई रखी थीं। उनके पास एक बड़े से टिन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था और तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक थी। गजादर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत का 3 कुर्सियों का सेट पड़ा हुआ था।
कुर्सियों पर नीली गद्दियां थीं और बहू के काढ़े हुए कुशन। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती थी तो अपनी चटाई बैठक में डालकर बैठ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजादर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्चा कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई हूं, न मन का पहना न मन का ओढ़ा। गजादर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजादर बाबू को बहुत खटका। उससे यदि राय बात की जाती तो प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जिसे परिवार की सब परेशानियों के वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू हैं, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही तो आदमी अमीर नहीं होता। गजादर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसा कि उनकी पत्नी समझ नहीं सकी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजादर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी वह पत्नी, जिसके कोमल हाथों के स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काट दिया था? उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री बैठी है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बेडौल हो चुका था और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजादर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वे अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को? चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है कमाने वाले का, हाथ तोड़े और यही चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यही सब होने वाला है। गजादर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौड़ तक निकला न जा सका। गजादर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, इतना बेस्वाद। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है भाई? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजादर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया? अरे आता सब कुछ है, बनाना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजादर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो बसंती? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजादर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजादर बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही करनी होगी। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। कहीं जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजादर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजादर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। क्यों? गजादर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजादर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था।
और सास जब तब फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजादर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया, नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आ जाता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजादर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब वो सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं थी। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयाँ और कनस्तरों के बीच में उनकी चारपाई लगी पाई। गजादर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर मोड़ कर उसे अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे पर टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिर बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते थक उठते थे। गजादर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए एक मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी उनके पास आकर बैठ जाते थे। यह उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें कोई खोई हुई निधि सा प्रतीत होता था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद भी तो न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते हुए विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्हें निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में वो दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी जाएगी तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है तो अपने घर में ही परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजादर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो उसे बिना कारण पूछे रुपये दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम ये था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजादर बाबू ने आह दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग के सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त का भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतना रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजादर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी कोई उत्साह नहीं था। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजादर बाबू एक दिन बीच में दखल दे ही बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजादर बाबू को बराबर यह महसूस होता जा रहा था कि उनके रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा हैं। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजादर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजादर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं आटा रखकर पिसवाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है।
बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजादर बाबू को लेटे देखकर सिट पिटाई। गजादर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप, आंखें बंद किए लेटे रहे। गजादर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर गए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आकर खड़ी हो गई। गजादर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आएंगे, यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था पर मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीरे स्वर से कहा, मैंने सोचा था बरसों तुमसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर अपने परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहां क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में ही काट कर गजादर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजादर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मटरी की डलिया हाथ में लिए गजादर बाबू रिक्शे में बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिए ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजादर बाबू की पत्नी सीधी चौके में चली गई। बची हुई मटरियों को कटोर दान में रख कर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको उषा प्रियमवदा जी की कहानी वापसी? उम्मीद है पसंद आई होगी, क्योंकि जीवन के काफ़ी करीब है ये। सोचिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का सच में दिल से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।